हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आए जिसका नाम है निर्वाणा सीरीज। अब ये निर्वाणा सीरीज है क्या? इस निर्वाणा सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? इस निर्वाणा सीरीज में हम सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी ए, सी एस सी, है ना, और भी जो अदर यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके जो पीवाईक्यू हैं उनका एनालिसिस करेंगे। ये जो हम एनालिसिस करेंगे इससे आप यूपीएससी की थीम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके। और ये जो हम एनालिसिस करेंगे इसमें हम वैल्यू एडिशन भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसमें भी हम देखेंगे कि ये 4 ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई यूपीएससी की जो पीवाईक्यू उनका एनालिसिस करना है, ठीक है, आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए इनके क्वेश्चन भी लगाने हैं, लेकिन हम लगा नहीं पाते और हम एनालिसिस नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है, और कोई बताने वाला भी नहीं है। तो एज अ ब्रदर मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ना, टेस्ट सीरीज के कंपेरेटिव मैं आपको पीवाईक्यू करने को क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, डिफरेंस आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। जो टेस्ट सीरीज होती है ना, टेस्ट सीरीज जो होती है ये कौन बना रहा है, ठीक है, वर्सेस जो पीवाईक्यू है, ठीक है, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन एग्जाम के, ये कौन बना रहा है? तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये कौन बनाता है? ये बनाता है एक एस्पिरेंट, ठीक है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं वही बनाते हैं, है ना। यदि आपने यूपीएससी का एक बार मेंस दे दिया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। ओके। और जो पीवाईक्यू है ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर जो होते हैं यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, जिनकी एज होती है 50-60 के आसपास, जिनकी एज होती है, वो ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो यदि आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आप किसका माइंडसेट समझ रहे हो? आप समझ रहे हो एक एस्पिरेंट का माइंडसेट। वहीं आप पीवाईक्यू लगाते हो, ठीक है, तो आप किसका माइंडसेट समझोगे? एक प्रोफेसर का, जिसने यूपीएससी के क्वेश्चन को फ्रेम किया, है ना। यदि आप प्रोफेसर का माइंडसेट समझ जाते हो कि वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, कि कहां पर वो लूप होल रख रहा है, ठीक है, कैसे ट्रैप फंसा रहा है, कैसे पैटर्न यूज कर रहा है क्वेश्चन बनाने में, यदि आप वो समझ जाते हो तो आपको काफी हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो यदि आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको ये फायदा होगा। और जो पीवाईक्यू होते हैं ये आपको रियल एग्जाम में भी रिपीट होते हुए दिखेंगे। लेकिन वही हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कभी भी रियल एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये फर्क होता है टेस्ट सीरीज में और पीवाईक्यू में। तो ये जो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो क्वेश्चन है ये रिपीट कैसे होते हैं, ठीक है, वो प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो निर्वाणा सीरीज है इसमें हम क्या करने वाले हैं। पीवाईक्यू का एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, है ना, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो देखो, इस तरह आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हो, है ना, यदि आप हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट लगाते हो किसी कोचिंग का, तो आपको वहां पे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 100। उसी तरह आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट की तरह। यदि आपको यहाँ पे मैं 10 टेस्ट देता हूँ हिस्ट्री के, तो आपको कितने क्वेश्चन मिल गए? 1000 क्वेश्चन। किसके? सिर्फ हिस्ट्री के। यदि आपने हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन, वो भी रिलेवेंट क्वेश्चन, जहां से यूपीएससी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए, है ना, यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो इससे बाहर क्या ही आएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा आप ये लगाइए, ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, है ना, वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं, तभी आपको पता चलेगा इसकी रिलेवेंस, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम ये पीवाईक्यू क्यों लगाएं। लेकिन यदि आपको मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन किस तरह रिपीट होते हैं, तब आपकी एक बेहतर समझ बन पाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं। तो देखो, सीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था, है ना। क्वेश्चन किसके ऊपर था? बायो रेमेडिएशन के ऊपर। ओके। अब देखो, सीडीएस में वो क्वेश्चन 2009 में पूछ चुका है, बायो रेमेडिएशन के ऊपर, ठीक है। ईपीएफओ 2016 में भी क्वेश्चन आया था बायो रिमेडिएशन के ऊपर। यदि आपने बायो रिमेडिएशन थोड़ा, यदि हमने इसका एनालिसिस कर लिया होता, वैल्यू एडिशन कर लिया होता, तो वो क्वेश्चन हमको इजी लगता, है ना। फिर देखिए, सीडीएस 2006 में क्वेश्चन आया था, क्या था? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2006 में। सेम क्वेश्चन आप देखिए 2023 में यूपीएससी ने पूछ लिया, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके। फिर देखिए, सीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था, चाड, गोइना, लेबनान, तुनिशिया, ठीक है। अब देखो, सीएससी 2022 में फिर से क्वेश्चन आया था जिसमें बड़ी बड़ी वाला क्वेश्चन था। इसमें अब कंट्री का नाम देखिए, केन्या, साउथ सूडान, ठीक है, और सोमालिया। यहाँ पे क्या चल रहा है? सिविल वॉर चल रहा है, ऐसा दिया हुआ है। सीएससी 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, चाड, गोइना, माली एंड सूडान, यहाँ पे क्या चल रहा है? सक्सेसफुली कू।
तो ये क्वेश्चन देखिए, 2022 में जो 2 क्वेश्चन आए थे वहां से यूपीएससी ने 2023 में फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। सीएससी 2018 में क्वेश्चन आया, यहाँ पे एक ऑप्शन था कैटालोनिया, ये कहाँ पर है, स्पेन में, है ना, और 3 ये और अलग नाम दिए हुए। ओके, अब देखो सीएससी 2022 में यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कैटालोनिया, ये क्या कर दिया यहाँ पे, इटली। लेकिन यदि आपको मालूम होता पीवाई की आप किए होते तो आपको मालूम होता है स्पेन। ओके, अब देखिए सीडीएस 2019 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, है ना, ये कब आया, सीडीएस 2019 में। सेम क्वेश्चन सीएससी 2020 में पूछ लिया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, इसके थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। और भी क्वेश्चन है लेकिन सब क्वेश्चन यहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज है निर्वाणा सीरीज, इसमें हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस में पूछा गया है ना, सीडीएस जो है वो साल में 2 बार होता है, सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2। और ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस 2 में 2016 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द वाटर फ्रेम ऑफ रिचर्ड आर्कराइट वाज अ डिवाइस फॉर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ यार्न। अब देखो यदि हमने सिर्फ इसका आंसर लगाया तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि ये जो डिवाइस है ना, ये किस काम आती है, प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ यार्न। हमको सिर्फ इतना पता चल रहा है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन का हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा, और ये जो नॉलेज बेस बढ़ेगा वो आपको यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काफी काम आएगा। ठीक है, तो देखो जो वाटर फ्रेम है ना, ये जो वाटर फ्रेम है इसका इन्वेंशन कब हुआ था, इन्वेंटेड इन 1769। ठीक है, अब ये जो वाटर फ्रेम है ये क्या है, एक स्पिनिंग मशीन है, स्पिनिंग मशीन है। ठीक है, जिसको पावर किससे मिल रही है, पावर मिल रही है वाटर से। ठीक है, अब ये 2 इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, द एपिक शिल्पाधिकारम रिफर टू द, है ना, ये भी सीडीएस सेकंड का क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जेना एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन, ये इसका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका हम वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो शिल्पाधिकारम है, तो शिल्पाधिकारम के बारे में हम देखें तो इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड अर्लीस्ट एपिक ऑफ द संगम एज। ठीक है, तो संगम एज, अब संगम एज का टाइम पीरियड क्या था, ये था 3 सेंचुरी बीसीई टू 3 सेंचुरी सीई, तो ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, संगम एज का। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, जो शिल्पाधिकारम है ना, इसको किसने लिखा है, रिटन बाय इलांगो एदिगल। ठीक है, अब बात करें जो शिल्पाधिकारम है ये बेस्ड है किस पर, लव स्टोरी पर, लव स्टोरी पर, किसकी लव स्टोरी पर, कनगी एंड कोवलन। ठीक है, कोवलन, इनकी लव स्टोरी पर ये बेस्ड है। ये देख लिया हमने शिल्पाधिकारम के बारे में जो कि एक तमिल लिटरेचर है ना, शिल्पाधिकारम के अलावा और भी तमिल लिटरेचर है। ठीक है, उन तमिल लिटरेचर को भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है, शिल्पाधिकारम, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऊपर देख लिया है। इसको किसने लिखा था, इलांगो एडिगल ने। ठीक है, सेकंड है तोलकपियम। ठीक है, ये क्या है, ये है तमिल ग्रामर। ठीक है, रिटन बाय तोलकपियर। ठीक है, ये हो गया आपका 2 लिटरेचर हमने यहाँ पे देख लिया। थर्ड का नाम क्या है, मनी मेकलाई। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी लव स्टोरी है। ठीक है, रिटन बाय सतनार, सतनार। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। फोर्थ कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, थिरुकुरल। ठीक है, थिरुकुरल। ठीक है, इसको किसने लिखी थी, थिरुवल्लुर ने, थिरुवल्लुर ने। तो ये हो गई आपकी संगम एज में तमिल लिटरेचर की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडिशन, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए
और ये जो पीडीएफ है ना, इसी तरह की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो आप इसको भी रिफर कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, राक्षस टाइप ऑफ मैरिज, है ना, ये क्या है? तो ये क्या है, मैरिज बाय कैप्चर। अब बात करें मैरिज बाय कैप्चर जो है, ये राक्षस टाइप ऑफ मैरिज है। लेकिन ये जो परचेस वाली है, ये डाउरी वाली है और सेडक्शन वाली है, ये किस टाइप की मैरिज है ना? तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो परचेस वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, असुरा। ठीक है, असुरा। ठीक है, सेकंड जो कैप्चर वाली है इसको तो हमने देख लिया है, इसका क्या नाम है, राक्षस टाइप ऑफ मैरिज। थर्ड देखिए जो डाउरी वाली मैरिज है, ये प्रैक्टिस तो होती थी लेकिन इसको एक्सप्लिसिट क्लासिफाई नहीं किया गया है किसी भी टाइप ऑफ मैरिज में, है ना? तो ये कहीं भी ऐसा क्लासिफाइड नहीं किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिडक्शन टाइप ऑफ मैरिज, है ना, ये किसका टाइप है, ये गंधर्व। अभी जो गंधर्व इसमें क्या होता था, लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज जो होती थी वो कहां किस में होती थी, गंधर्व में। तो ये हो गया आपका फोर टाइप ऑफ मैरिज। फोर्थ क्वेश्चन देखिए किस पर है, हड़प्पन साइट्स पे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, रोड वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, उसमें ये जो वर्ड यूज किए गए, नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज, इसने क्या कर दिया, एक्सट्रीम को अवॉइड कर दिया। यदि यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता नॉट ऑलवेज, तो ये स्टेटमेंट जो होती है वो एक्सट्रीम हो जाती है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होती है वो रॉन्ग होती है। तो देखिए यूपीएससी एग्जामिनर किस तरह स्टेटमेंट फ्रेम करता है। ठीक है, इसी तरह की स्टेटमेंट सीएससी के एग्जाम में, हमारा जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी यूज की जाती है ना। तो हमको पहचानना है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट किस टाइप की है, ठीक है, जनरिक स्टेटमेंट किस टाइप की है। यदि ये स्टेटमेंट ऐसी होती, रोड वर ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, एक्सट्रीम, कि ऐसा होता ही होता था। लेकिन इसमें नॉट ऑलवेज कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई स्ट्रेट तो होती थी लेकिन कभी कभार नहीं भी होती थी, है ना। कहीं कहीं पर मिला है कि स्ट्रेट नहीं थी और कहीं कहीं पर वो राइट एंगल भी नहीं थी। तो ये क्या कर दिया, एक्सट्रीम को अवॉइड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। सेकंड देखिए, अ स्ट्राइकिंग फीचर इज द यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक फॉर हाउस एंड फॉर सिटी वॉल। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी थी, है ना, ये तो हमने बेसिक पढ़ा भी है हमारी एनसीईआरटीज में। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखो अब आपको क्या करना है, जो हड़प्पन साइट है ना, हड़प्पन साइट जितनी भी हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उनके जो फीचर्स हैं, वहां पर क्या क्या चीज मिली है वो आपको देखना है, वहां से कौन सी रिवर निकली है वो आपको देखना है, कौन सी साइड पर पोर्ट थे, कौन सी साइड पर डैम थे, वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए किस पर है, इल्बर्ट बिल, जो कब आया था, 1883 में। ठीक है, अभी जो इल्बर्ट बिल है ये कौन लेकर आया था, ये लाया था रिपन। ठीक है, रिपन। अभी जो लॉर्ड रिपन है इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यदि हम इसके ऑप्शन देखें तो देखो, इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन टू द बिल इट वाज पास्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यदि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि ये जो इल्बर्ट बिल आया था इसमें काफी मॉडिफिकेशन हुए थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है। थर्ड ऑप्शन आप देखिए, द प्रपोज्ड बिल जनरेटेड अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड यूरोपियंस सब्जेक्ट इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है क्योंकि अपोजिशन यहाँ पर उठा था, ठीक है, अपोजिशन हुआ था। सेकंड ऑप्शन देखिए, इट प्रपोज टू ग्रांट कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, ठीक है, ये क्या था, लिमिटेड। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है ना। तो इट प्रपोज टू ग्रांट लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड था, कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट क्या आ गया, ये आ गया एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। एल्बर्ट बिल के बारे में हमको क्या पता चला कि 1883 में आया था, कौन लेकर आया था, रिपन। एंड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज एस आर्टिकुलेटेड बाय महात्मा गांधी। ये सीडीएस 1 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसके ऑप्शन को हम सबसे पहले देखते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विथ अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, मतलब एडेरेंस टू ट्रूथ। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखिए, स्वराज हैज टू सेंस। फर्स्ट क्या है, पॉलिटिकल, और सेकंड क्या है, बियॉन्ड पॉलिटिकल।
ठीक है। तो देखो बियॉन्ड पॉलिटिकल का मतलब यही है, अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस करना है, सत्याग्रह करना है, ये क्या नॉन पॉलिटिकल ही है, ठीक है, वो पॉलिटिकल बेस का मतलब था। तो स्वराज हैज टू सेंस, वन पॉलिटिकल एंड बियॉन्ड द रिल्म ऑफ पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर। और फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, विथ डिटर्मिनेशन स्वराज कुड बी ऑब्टेन इजिली एंड क्विकली। और यहाँ क्या बोल रहा है, दैट रिक्वायर टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये एक साथ नहीं आ सकती, तो 3/4 तो एक साथ आएगा नहीं, तो ये तो गया। और मैंने जो आपको बताया था, है ना, जो हमारी पैटर्न्स वाली वीडियो है 75 प्लस पैटर्न्स, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपने वो फॉलो की है तो आपको मालूम होगा कि देखो ऑप्शन से भी आप पहचान सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी सही है। कैसे? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक बार यहाँ पे बनाया गया है, जिसको यूपीएससी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप उस ऑप्शन को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? ठीक है, यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन 4 सिर्फ एक बार यहाँ पे अरेंज किया गया है, मतलब ऑप्शन 4 की यहाँ पे वैल्यू नहीं है। जब यूपीएससी नहीं दे रहा है इस ऑप्शन को वैल्यू, तो आप भी इस ऑप्शन को वैल्यू ना दें, है ना। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, हमने कितने 6 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो इस तरह हम निर्माणा सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यदि आप इस सीरीज को हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी इस सीरीज से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपने सेशन को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।